ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। वैशेषिक मत में विद्यमान असामंजस्य को भगवान वेद व्यास जी इस अधिकरण में मंद मुमुक्षुओं की अनुपपन्न वैशेषिक मत में विद्यमान आस्था को निवृत्त करने के लिए जो असमंजस मत है वह किसी का भी यथार्थ बोध द्वारा श्रेय संपादक हो नहीं सकता, लेकिन बुद्धि की मंदता के कारण यदि वैशेषिक मत के अनुपपत्तियों का बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही है और उनके द्वारा प्रस्तुत युक्तियों पर आस्था है, इसलिए श्रेय संपादक ज्ञात हो रहा है परमाणु कारणवाद। तो ब्रह्म कारणवाद में जो प्रथम अध्याय के द्वारा समस्त वेदांतों का समन्वय बताया गया, उसी में मात्र मंद मुमुक्षुओं की बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी और उसमें मुमुक्षुओं की बुद्धि को स्थिर करना उपनिषदों का तात्पर्य है। अद्वितीय ब्रह्म कारणवाद में यदि बुद्धि सुस्थिर हो जाए तभी अद्वितीय ब्रह्म भाव आत्मरूप से अनुभव में आ सकता है और आविद्यक बंधन की निवृत्ति हो सकती है, और कोई उपाय है नहीं। इसलिए अद्वितीय ब्रह्म भाव में सुस्थिर करने के लिए आवश्यक है अविवेक के कारण अन्य मत में विद्यमान आस्था को दूर करना। इसी उद्देश्य से यहां पर प्रथम अधिकरण के द्वारा इस पाद के सांख्य मत में विद्यमान असामंजस्यों को बता करके प्रधान कारणवाद, जड़ प्रधान कारणवाद का निराकरण हुआ और चेतन ईश्वर अधिष्ठित परमाणु जगत के कारण हो सकते हैं। इस प्रकार यदि स्वतंत्र चेतन अनधिष्ठित प्रधान जगत का कारण नहीं बन सकता जड़ होने से, तो परमाणु जड़ होने पर भी चेतन ईश्वर अधिष्ठित जड़ परमाणुओं को जगत का कारण माना जाए और यदि युक्ति से ईश्वर अधिष्ठित परमाणु जगत के कारण सिद्ध हो तो फिर जगत का कारण एकमेवाद्वितीय ब्रह्म है, ऐसा बताने वाला जो वेदांत समन्वय है इसका विरोध हो जाएगा प्रमाणभूत वैशेषिक मत के साथ, तो वह समन्वय असिद्ध होगा। इसे ध्यान में रख करके यह अधिकरण पूर्व पक्षी के अनुसार प्रवृत्त हुआ है और सिद्धांती बता रहे हैं कि परमाणु कारणवाद अयुक्त है, असमंजस है, इसलिए प्रमाण मूलक नहीं है, भ्रांति मूलक है और भ्रांति मूलक परमाणु कारणवाद मुमुक्षु के लिए अनुपादेय है और भ्रांति मूलक परमाणु कारणवाद के साथ वेदांत समन्वय का विरोध नहीं माना जाएगा। इसी अभिप्राय से प्रथम सूत्र में एक असामंजस्य वेद व्यास जी ने बताया वैशेषिक मत में संयोग पूर्वक द्वेनुकादिक क्रम से जगत का सर्ग वे मानते हैं
तो द्वेनुक का आरंभक जो परमाणु द्वय का संयोग है वही बन नहीं पाएगा, क्योंकि उसका आरंभक जो आदि कर्म है वही सिद्ध नहीं होता। एक अनुपपत्ति बताई, अयुक्तता बताई। दूसरी अयुक्तता बताई जा रही है कि द्वेनुक का परमाणुओं के साथ वैशेषिकों ने समवाय संबंध स्वीकार किया है। द्वेनुक के अवयवभूत परमाणुओं के साथ समवाय संबंध स्वीकार करने के लिए हेतु बताया गया परमाणु भिन्नत्व। द्वेनुक में होने से द्वेनुक का परमाणुओं के साथ समवाय संबंध होगा। तो द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय संबंध मानने के लिए जो प्रयोजक बताया गया वह प्रयोजक तो समवाय संबंध में भी विद्यमान है। द्वेनुक के तरह समवाय संबंध समवाय संबंध भी परमाणुओं से भिन्न है। तो परमाणु भिन्नत्व जो समवाय का अपने समवाय के साथ समवायांतर का प्रयोजक विद्यमान होने से दूसरा एक समवाय यदि मानते हैं तो अनवस्था दोष आती है। अनवस्था दोष के कारण ये समवाय सिद्ध नहीं हो पाएगा। समवाय सिद्ध नहीं होगा तो फिर परमाणुओं से द्वेनुक की सिद्धि नहीं होगी, तो सर्ग ही नहीं बनेगा द्वेनुक क्रम से। इस प्रकार ये दूसरी अनुपपत्ति समवाय अभ्युपगमाच्य साम्यात अनवस्थिते इस द्वितीय सूत्र से बताई जा रही है। वैशेषिक मत में सिद्धांतियों ने द्वेनुक का समवाय में साम्य दिखा करके जो अनवस्था दोष दिखाया, समवाय का भी अपने समवाय के साथ समवायांतर स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए अनवस्था दोष है करके इस दोष का वैशेषिक निराकरण की शंका करते हैं। यानी ये कहते हैं कि इस दोष का निराकरण इस प्रकार हो जाएगा कि विशिष्ट बुद्धि ग्राह्य जो समवाय संबंध है वह जब भी गृहीत होगा तो अपने समवाय से संबद्ध होकर के ही गृहीत होता है हमेशा। इसलिए उसे समवायांतर की अपेक्षा नहीं है। स्वरूप संबंध से ही हमेशा अपने समवाय से संबद्ध होकर के ही गृहीत होने से वह संबंधांतर की अपेक्षा नहीं करता, इसलिए अनवस्था दोष नहीं होगा। ऐसा यदि वैशेषिकों का कथन है तो सिद्धांति कहते हैं कि न इत्युच्यते इत्यादि से, न इत्युच्यते इत्यादि से सिद्धांतियों ने कहा कि जैसे समवाय संबंध होने पर भी अपने संबंधियों के साथ संबद्ध होने के लिए किसी संबंधांतर की अपेक्षा नहीं करता, स्वरूप से ही संबद्ध होता है। स्वरूप से अलग किसी संबंधांतर की अपेक्षा नहीं करता। तो समवाय के तरह संयोग भी तो संबंध विशेष है। जैसे समवाय संबंध विशेष, ऐसे संयोग भी संबंध विशेष है। तो उसे भी अपने संबंधी दो संयुक्त पदार्थ के साथ संबद्ध होने के लिए अपने स्वरूप से अलग संबंधांतर की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग कहते हो संयोग अपने संबंधी
दो संयुक्त पदार्थों में समवाय संबंध से रहता है, स्वरूप से नहीं। तो वहां वो समवाय के तरह स्वरूप से क्यों नहीं रह पा रहा, उसे क्यों समवाय अंतर की अपेक्षा है? यदि उसे संबंध होता हुआ भी अपने संबंधी से संबद्ध होने के लिए संबंधांतर की अपेक्षा है, तो फिर संबंध होने से समवाय को भी अपने संबंधियों के साथ संबद्ध होने के लिए जरूर संबंधांतर की अपेक्षा माननी पड़ेगी। नहीं तो संयोग को जो अपेक्षा मानते हो संबद्ध होने के लिए संयुक्त पदार्थों से, वो छोड़ दो। इन दो में से एक को छोड़ना पड़ेगा। या तो इसको अपेक्षा मानो या उसकी अपेक्षा का निराकरण करो। ये अनुपपत्ति है ना। और यदि वैशेषिक ये कहें समवाय में अपने संबंधियों से संबद्ध होने के लिए संबंधांतर की अपेक्षा नहीं है और संयोग में है, इसका कारण ये बता दे कि समवाय तो अगुण है और संयोग गुण है, और गुण गुणी के साथ संबद्ध होने के लिए संयोग संबंध की अपेक्षा करता है। ऐसा यदि वैशेषिकों का कथन है तो इस कथन का भी अर्थांतरत्व, एक तो अर्थांतरत्व बताया तो अर्थांतरत्व तो समान है, और गुणत्व संयोग में दिखा करके संबंधांतर की अपेक्षा का प्रयोजक, और वो जो गुणत्व रूप प्रयोजक है वो समवाय में नहीं है, वो अगुण होने से ये दिखा दे तो कहते गुणत्व को आप संबंध की अपेक्षा का प्रयोजक नहीं कह सकते, क्योंकि गुण तो अतंत्र है। गुण की परिभाषा ये कहा कि अपेक्षा कारणस्य तुल्यत्वात्, और अपेक्षा का कारण क्या है आपका, वो संबंधांतर क्या नाम अर्थांतरत्व, ये अपेक्षा का कारण है, वह समान है। और गुण की जो परिभाषा है गुणत्व अगुणत्व दिखा करके, वह अतंत्र है, मतलब सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। जो आप जिनको गुण कहते हैं वो सभी के सभी लोग शास्त्रकार उन्हीं को गुण कहते हो, ऐसी बात नहीं है। वैयाकरणों को पूछेंगे तो दो द्रव्यों का आपस में जो संबंध है उसे वे गुण नहीं कहेंगे, संयोग को, वो तो संबंध है। और ये जो तीन अक्षर हैं कहेंगे ये गुण है, वो गुण नहीं है। तो ये गुण की परिभाषा तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। ये जो कहा था अपेक्षा कारणस्य तुल्यत्वात्, तो अपेक्षा का कारण क्या है जो समान बताया जा रहा है, तो उसे कहते हैं कि संबंधी भिन्नत्वात् चेत अपेक्षा समवायस्यापि तुल्य। संयोग अपने संबंधियों से भिन्न है, अर्थांतर है। जो संयुक्त है वे तो द्रव्य हैं और संयुक्त गुण है, इसलिए संयुक्त पदार्थों से अर्थांतरत्व भिन्नत्व ये संयोग में अपेक्षा का प्रयोजक है। यदि ये कहोगे तो वह तो समवाय में भी, समवाय भी तो अपने समवाय से भिन्न है। द्वेनुक भी द्रव्य है, परमाणु भी द्रव्य है, यही दोनों समवाय के समवायी हैं और उनसे भिन्न है समवाय संबंध। इसलिए ये जो है संबंधी भिन्नत्व रूप अपेक्षा का प्रयोजक तो संयोग के तरह समवाय में भी तुल्य है। ये अपेक्षा कारणस्य तुल्यत्वात् इससे बताया गया। और गुण परिभाषायाश्च अतंत्रत्वात् का अर्थ करते हैं गुणत्वा भावेपि कर्म सामान्यादीनाम
समवाय अंगीकारात् गुणत्वम समवायित्वे न व्यापकम। कहते हैं गुणत्व को संयोग में संबंधांतर समवाय संबंध की अपेक्षा का प्रयोजक नहीं कहा जा सकता। क्यों? कहते हैं फिर तो मानना पड़ेगा समवायित्व व्यापक है और यानी जहां व्याप्य है वहां व्यापक को रहना जरूरी होता है। तो गुणत्व को प्रयोजक मानेंगे का मतलब गुणत्व जहां रहेगा वहीं पर समवायित्व रहेगा, ये मानना पड़ेगा। तो समवायित्व को मानना पड़ेगा व्याप्य। जैसे धुआं वही रह सकता है जहां उसका व्यापक है अग्नि, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं नहीं रह सकता। तो समवायित्व को मानना पड़ेगा व्याप्य और गुणत्व को मानना पड़ेगा व्यापक। यदि संयोग में गुणत्व होने से समवाय अपेक्षत्व मानते हो, समवाय की अपेक्षा मानते हो, का अर्थ निकला गुणत्व जहां रहेगा वहीं पर समवायित्व रहेगा। समवायित्व कहा जाता है समवाय संबंध के संबंधी को। तो समवायी वे ही बनेंगे जिनमें गुणत्व है, यह अर्थ निकलेगा। तो कहते हैं कि कर्म सामान्य और आदि शब्द से द्रव्य को भी लीजिए। कर्म जहां कर्म हो रहा है द्रव्य में वहां समवाय संबंध से रहता है। सामान्य है जाति, वह अपनी जातिमान द्रव्य है, उसमें समवाय संबंध से रहता है। और अवयवी द्रव्य अपने अवयव द्रव्यों में समवाय संबंध से रहता है। तो ये कर्म भी समवाय संबंध से रहने से समवायी कहलाएगा। सामान्य ने जाति भी घटत्वादि, ये भी अपने जातिमान जो व्यक्ति हैं घटादि उनमें समवाय संबंध से रहने से समवायी कहलाएगा, सामान्य नाम का पदार्थ भी। और अवयवी द्रव्य भी अवयवों में समवाय संबंध से रहने से समवायी कहलाएगा। तो ये सभी के सभी समवायी होने से इनमें समवायित्व तो रहेगा, लेकिन समवायित्व का प्रयोजक गुणत्व नहीं है। तो आपके अनुसार तो संयोग को समवाय की अपेक्षा क्यों पड़ रही है? गुण समवायी क्यों हो रहा है? क्या नाम, संयोग गुण होने से कह रहा हूं। इसका अर्थ है गुणत्व जहां वहीं रहेगा जहां पर उसका प्रयोजक, क्या नाम, गुणत्व रूप प्रयोजक जहां रहेगा वहीं समवायित्व रहेगा, समवाय अपेक्षित्व रहेगा। तो गुणत्व तो इनमें नहीं है तब भी समवायित्व रह रहा है, का मतलब गुणत्व को व्यापक नहीं कहा जा सकता। फिर तो ये कह रहे हैं कि कर्म गुणत्वाभावेपि कर्म सामान्यादिना, कर्म सामान्य इत्यादि में समवायित्व का व्यापक गुणत्व न होने पर भी समवाय अंगीकार, समवाय संबंध स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए गुणत्वम समवायित्वे न व्यापकम, गुणत्व को व्यापक नहीं कह सकते। गुणत्व यदि व्यापक होता तब तो इनमें गुणत्व न होने से समवायित्व स्वीकार न करते, लेकिन समवायित्व स्वीकार कर रहे, गुणत्व स्वीकार नहीं कर रहे, वैसे सीखिए। तो इसलिए व्यापक नहीं है गुणत्व, ये बताया। तो कहा फिर व्याप्य मान लो, कहते नापि व्याप्यम, यानी गुणत्व समवायित्व का व्याप्य भी नहीं हो सकता। कैसे? कहते गुणस्यापि समवायवत स्वरूप संबंध संभवेन
व्याप्ति अनुकूल तर्काभावात्। गुणत्व समवायित्व का व्याप्य इसलिए नहीं होगा कि जैसे समवाय संबंध अपने संबंधियों में स्वरूप संबंध से रहता है, ऐसे गुण भी समवाय संबंध के तरह ही स्वरूप संबंध से गुणी में रह सकता है। ऐसा कोई यदि कहता है तो इस तर्क का निवर्तक कोई अनुकूल तर्क यानी प्रयोजक वैशेषिकों के पास नहीं है जो ये बता दें कि गुण स्वरूप संबंध से गुणी में नहीं रहेगा। ये दिखाने के लिए कोई अनुकूल तर्क चाहिए, प्रयोजक चाहिए। वह प्रयोजक वैशेषिकों के पास न होने से गुणत्व यानी गुणत्व को समवायित्व का व्याप्य भी नहीं कर सकते। ये कहा गया तस्मात् संबंधी भिन्नत्वम एव। इसलिए मानना पड़ेगा कि संयोग में संबंधांतर अपेक्षा का प्रयोजक गुणत्व नहीं, क्योंकि गुणत्व का समवायित्व न तो गुणत्व समवायित्व का न तो व्यापक बन रहा है न तो व्याप्य बन रहा है। इसलिए गुणत्व को समवाय अपेक्षा का प्रयोजक नहीं कहा जा सकता। तो फिर प्रयोजक संयोग संबंध में समवाय का प्रयोजक कौन होगा? तो मानना पड़ेगा संयोग जो संबंधी हैं संयोग संबंध के उनसे भिन्नत्व, उनका भेद, यही संयोग में समवायांतर अपेक्षा का प्रयोजक है। और इसको यदि प्रयोजक मानेंगे संबंधी भिन्नत्व को, वह संबंधी भिन्नत्व रूप प्रयोजक तो संयोग के तरह समवाय में भी विद्यमान होने से समवाय को भी फिर समवाय से संबद्ध होने के लिए संबंधांतर की अपेक्षा माननी ही पड़ेगी, और माननी पड़ेगी तो अनवस्था बनी ही रहेगी। यही दिखाना है। इसलिए शुरू में जो कहा साम्यात अनवस्थित है वो ठीक ही कहा। ये दिखाने के लिए उपसंहार वाक्य है तस्मात् संबंधी भिन्नत्वम एव संबंधांतर अपेक्षायाम कारणम तस्य समवायेपि तुल्यत्वात् अनवस्था दुर्वारा। तस्मात् का अर्थ है ये जो गुणत्व है वह समवायित्व का व्यापक भी और व्याप्य भी सिद्ध न होने से, गुणत्व और समवायित्व में व्याप्य व्यापक भाव सिद्ध न होने से संयोग में समवायांतर अपेक्षा का प्रयोजक संबंधी भिन्नत्व को ही मानना पड़ेगा। संबंधी भिन्नत्वम एवं संबंधांतर अपेक्षायाम कारण और तस्य समवायेपि तुल्यत्वात्। तो संयोग के तरह संबंधी भिन्नत्व रूप संबंधांतर का प्रयोजक जो है अपेक्षा प्रयोजक समवाय में भी विद्यमान है, तो फिर समवाय को भी संबंधांतर की अपेक्षा माननी पड़ेगी, और अपेक्षा मानेंगे तो अनवस्था दुर्वारा वो बनी रहेगी। साच और सा यानी वो अनवस्था। ये अनवस्था कैसी है? तो कहते हैं मूल क्षय करी। क्षय कहते हैं नाश को, अभाव को। वो मूल को ही नष्ट करने वाली है, मूल पर ही कुठाराघात करने वाली है, जड़ से काटने वाली है। कैसे जड़ से काटेगी? तो द्वेनुक का जो परमाणु द्वय के साथ समवाय संबंध स्वीकार कर रहा है वो समवाय सिद्ध नहीं होगा। समवाय सिद्ध नहीं होगा तो द्वेनुक सिद्ध नहीं होगा। द्वेनुक सिद्ध नहीं होगा तो संबंध फिर नहीं, क्या ना, वो कार्य ही सिद्ध नहीं होगा। द्वेनुकादिक क्रम से जो सृष्टि मानते हो सृष्टि सिद्ध नहीं होगी। यानी प्रथम कार्य का ही
निष्पादन ये अनवस्था नहीं होने देगी। साच मूलक्षय करी। तया समवाय असिद्ध हो, तया ने अनवस्थया, अनवस्था दोष से, समवाय की सिद्धि न होने से, समवेत द्वेनुकादि, द्वेनुका सिद्धि, तो समवाय ही सिद्ध नहीं हुआ, तो समवाय संबंध का जो प्रतियोगी है उसे समवेत कहा जाएगा, वो द्वेनुक, उसकी सिद्धि नहीं होगी। तो समवेत द्वेनुक असिद्धि इत्यर्थ, ये अर्थ निकला। तो भाष्य में एक उपसंहार वाक्य है, उसको देखिए। टीका का तो पढ़ लिया। तस्मात् अर्थांतरम समवायम अभ्युपगच्छतः प्रसज्जेत एव अनवस्था, भाष्य में है, वो पढ़ना बाकी था ना, कि गुणत्व को संयोग के संबंधांतर की अपेक्षा का प्रयोजक माना नहीं गया, संबंधी भिन्नत्व को ही संबंधांतर अपेक्षा का प्रयोजक मानना अवश्यम भावी होने से, तस्मात् का अर्थ है। तो फिर वो समवायम अभ्युपगच्छतः, तो समवाय यदि स्वीकार करना है तो संयोग के तरह समवाय को अपने संबंधी से संबद्ध होने के लिए संबंधांतर की अपेक्षा जरूर माननी पड़ेगी, और अपेक्षा मानेंगे तो अनवस्था दोष अवश्यम भावी है। तस्मात् अर्थांतरम समवायम अभ्युपगच्छतः, संबंधियों से अलग समवाय को स्वीकार करने वाले के मत में जरूर अनवस्था प्राप्त होगी। और प्रसज्यमानायाम च अनवस्थायाम एक असिद्धो सर्वासिद्धेर द्वाभ्याम अनुभ्याम द्वेनुकम नैव उत्पद्येत। तो यदि समवाय स्वीकार करोगे, अर्थांतर रूप समवाय, तो अनवस्था जरूर माननी पड़ेगी, और अनवस्था स्वीकार करेंगे तो एक असिद्ध हो, एक समवाय की असिद्धि हो जाएगी, तो सभी समवाय असिद्ध होंगे। प्रथम समवाय तक द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय सिद्ध नहीं होगा। तो उस समवाय के सिद्ध न होने से दो परमाणुओं के साथ द्वेनुकम, दो परमाणुओं के द्वारा द्वेनुक का उत्पादन भी नहीं हो पाएगा, आरंभ भी नहीं हो पाएगा। तस्मात् अपि अनुपपन्न परमाणु कारणवाद, ये भी एक अयुक्तता परमाणु कारणवाद में है, ये भी एक असामंजस्य है। दो असामंजस्य अभी तक दो सूत्रों से बता दिए गए, और भी असामंजस्य को बताया जा रहा है वैशेषिकों के मत में। 17वें सूत्र तक, अभी तो यानी 5 का 17वें सूत्र तक ये अधिकरण चलेगा। 13 अधिकरण गया है। ये अधिकरण शुरू हुआ है 12वें सूत्र से। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 6 सूत्र हैं। 2 हुए और 4 सूत्र हैं। इन 4 सूत्रों में और भी परमाणु कारणवाद में जो असामंजस्य है उसे भाष्यकार भगवान और वेदव्यास जी बता रहे हैं। प्रथम वेदव्यास जी बताते हैं, उसी को वेदव्यास जी ने बताए हुए असामंजस्य को स्पष्ट करते हैं भाष्यकार भगवान। तो ये जो पाद का 14वां और अधिकरण का 3रा सूत्र है, इसका उच्चारण किया जाए। नित्यम एवच भावात, नित्यम एवच भावात, 4 पद हैं। नित्यम एवच भावात, ये कह रहे हैं
कि जगत का कारण रूप जो परमाणु आप स्वीकार कर रहे हैं, जगत के समवायी कारण के रूप से, उपादान कारण के रूप से परमाणुओं को आप स्वीकार करते हैं, तो जगत का मूल कारणभूत जो परमाणु है उनका स्वभाव भी तो मालूम होना चाहिए, कैसा है क्या है। परमाणुओं का स्वभाव कैसे है आपके, इसके विषय में सिद्धांती 4 विकल्प करते हैं। परमाणु का स्वभाव के विषय में 4 विकल्प हैं। उन 4 प्रकार के विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपके परमाणु के स्वभाव का है? विकल्प कहते प्रकार को। क्या वे नित्य प्रवृत्तिशील हैं या निवृत्तिशील हैं? उनका स्वभाव प्रवृत्त होना ही है या निवृत्त रहना ही है, या उभयात्मक है, प्रवृत्ति निवृत्ति उभयात्मक है या अनुभयात्मक है। ये 4 विकल्प हो गए ना। प्रवृत्ति स्वभावा परमाणवः, निवृत्ति स्वभावा, उभय स्वभावा, अनुभय स्वभावा। ये 4 विकल्प हैं परमाणु के स्वभाव के विषय में। उनमें से जो प्रथम 2 विकल्प हैं, प्रवृत्ति स्वभावा एवं निवृत्ति स्वभावा एवं, इन दोनों मत में दोनों या उनको प्रवृत्ति स्वभाव ही मानेंगे तब भी, निवृत्त स्वभाव ही मानेंगे तब भी, जो दोष आता है उसे यहां सूत्र में बता रहे हैं। नित्यम एवच भावात् से, यदि परमाणुओं का प्रवृत्ति ही स्वभाव है तब तो हमेशा वे द्वेनुकादिक क्रम से जगत को बनाते ही रहेंगे, यही उनका स्वभाव है। तो प्रवृत्ति ही उनका स्वभाव है तो वे अपने स्वभाव को छोड़ेंगे नहीं, हमेशा द्वेनुकादिक क्रम से जगत के आरंभ में ही लगे रहेंगे। जैसे पानी का बहना स्वभाव होता है तो बहता ही रहता है, वायु का गमन स्वभाव है, गमन करता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसे परमाणुओं का यदि प्रवृत्ति स्वभाव है तो निरंतर सृष्टि ही होती रहे, यह आपत्ति आएगी। तो प्रलय का अभाव, हमेशा सृष्टि ही, तो प्रलय की सिद्धि नहीं होगी, आप प्रलय भी मानते हो। और यदि निवृत्ति स्वभाव ही है तो वे अपने स्वभाव को, निवृत्ति रूप स्वभाव को छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन द्वेनुक को उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्त ही नहीं होंगे, निवृत्ति स्वभाव वाले हैं तो हमेशा प्रलय ही रहेगा। नित्यमेव भावात् का मतलब प्रलय का ही भाव रहेगा और सृष्टि का अभाव सिद्ध होगा। दोनों स्वभाव में, एक स्वभाव में हमेशा सृष्टि ही होती रहेगी, प्रवृत्ति स्वभाव वाले मानेंगे तो प्रलय का अभाव, और निवृत्ति स्वभाव मानेंगे तो हमेशा प्रलय ही बना रहेगा, सृष्टि का अभाव। तो इसके लिए उभय स्वभाव मानोगे। प्रवृत्ति स्वभाव होने से सृष्टि सिद्ध होगी, निवृत्ति स्वभाव होने से प्रलय सिद्ध होगा, उभय स्वभाव वाले मानेंगे। तो कहते एक व्यक्ति का प्रवृत्ति निवृत्ति उभय स्वभाव नहीं हो सकता, इसका विरोध है। और निवृत्ति अनुभय स्वभाव मानेंगे यदि, अनुभय का मतलब प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों भी उसका स्वभाव नहीं परमाणुओं का, उनका न तो प्रवृत्ति स्वभाव वाले हैं न तो निवृत्ति स्वभाव वाले हैं, का मतलब फिर उनको
दूसरे से प्रवृत्ति यदि दिखती है तो दूसरे से, निवृत्ति भी दिखती है तो दूसरे से, अन्य निमित्तक माननी पड़ेगी उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति। और अन्य निमित्तक यदि है तो अन्य निमित्त कौन है फिर? अन्य निमित्त मानोगे या तो दृष्ट या अदृष्ट। तो दृष्ट अन्य निमित्त क्या होगा? उनके उनमें प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला प्रयत्न, अभिघात आदि। वो तो बिना शरीर के जीव के सिद्ध नहीं होंगे। परमेश्वर का प्रयत्न तो नित्य है, तो फिर वही नित्यम एवच भावात हो जाएगा। और अदृष्ट भी वो तो हमेशा बना ही हुआ है, तो वो भी नित्यम एवं भावात ये होगा। इसलिए जो पहले बताए दोष प्रथम सूत्र में अनुभव स्वभाव मानने पर, वे दोष बने रहेंगे। इसलिए भी ये जो है जगत के कारण जिनको माना जा रहा है परमाणुओं को, उनके स्वभाव का ही निरूपण नहीं कर पा रहे हैं। अपने द्वारा स्वीकृत जगत के कारण के रूप से परमाणुओं के स्वभाव का ही वैशेषिक निरूपण नहीं कर पा रहे हैं, तो परमाणु कारणवाद कैसे उत्पन्न होगा? ये तीसरी अनुपपत्ति नित्यम एवच भावात इस सूत्र से बताई जा रही है। भाष्य देखिए। लेकिन वेदांत मत में भी जब समष्टि अदृष्ट फल देने को उन्मुख होता है तभी सृष्टि रचने की प्रेरणा होती है। तो ऐसे यहाँ सभी अदृष्ट जब फल देने को उन्मुख हुए तभी होता है, ऐसा नहीं कर सकते। उसमें जैसे होता है संविधान सुनी भी यदि नित्य है, लेकिन फिर भी ऐसा वेदांत में तो माना गया है जब समष्टि प्रारब्ध फल देने के लिए उन्मुख होता है तभी सृष्टि होती है। तो ऐसा ऐसे इसमें भी हो सकता है। तो वेदांत मत में माइक सृष्टि है, माइक, और माइक होने से अच्छा प्रलय होने के बाद वो माया मैंने ईश्वर की जो उपाधि है वो याद रखती है कि ये हुआ। अब जो है, क्योंकि ईश्वर की वेदांत में ईश्वर की इच्छा भी, ईक्षण भी और ज्ञान भी, वो जो वृत्त्यात्मक ज्ञान है ईक्षण, वो अनित्य है। तो जब ईक्षण ईश्वर में होता है तो जगत बनना शुरू हो जाता है। ऐसे उन्होंने नित्य नहीं, अनित्य माना है। एक ही ईश्वर का ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न है और वो नित्य है, और ये ईश्वर वेदांत मत में अनित्य है। वो अनित्य जो ईक्षण है उसको निमित्त बना करके फिर ये आगे चलता है। वो दोष वेदांत मत में नहीं आएगा, इनके मत में वो बना रहता है। तो भाष्य है अपिच अनवह इत्यादि। इस भाष्य की अवतरण टीका है सूत्रम व्याचष्टे। भाष्यकार भगवान नित्यम एवच भावात इस तृतीय सूत्र की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। अपि चानवह प्रवृत्ति स्वभावा व निवृत्ति स्वभावा व उभय स्वभावा व अन उभय स्वभावा व अभ्युपगम्यन्ते गत्यंतराभावात्। ये जो परमाणु हैं जगत के कारण के रूप से स्वीकृत, वे प्रवृत्ति स्वभाव वाले हैं या निवृत्ति स्वभाव वाले हैं या उभय स्वभाव वाले हैं या अनुभय स्वभाव वाले हैं। ये परमाणु के स्वभाव के विषय में चार विकल्प है। कहा और भी एक आध विकल्प क्यों नहीं कर रहा? कहते दूसरा कोई विकल्प हो नहीं सकता। गत्यंतरा भावात, इन चार स्वभाव में से किस स्वभाव वाले हैं? तो
कहते हैं चतुर्धापि नोपपद्यते, यानी चारों प्रकार में परमाणु कारणवाद न उपपद्यते। उपपन्न यानी युक्त युक्त सिद्ध नहीं होता, अयुक्त ही सिद्ध होता है, असमंजसी सिद्ध होता है। कैसे? तो पहले स्वभाव में बताया, पहले विकल्प में बताया जा रहा है कि प्रवृत्ति स्वभावत्वे नित्यम एवच प्रवृत्ते भावात्, प्रलया भाव प्रसंग। यदि पहला विकल्प वैशेषिक मानते हैं परमाणु के स्वभाव के विषय में, तो क्या होगा कि परमाणु प्रवृत्ति स्वभाव वाले ही होने से नित्यम एव प्रवृत्तेर भावात्, तो परमाणुओं का जो स्वभाव है प्रवृत्ति वह हमेशा रहेगी। जब तक परमाणु नित्य है तो उसका स्वभाव भी प्रवृत्ति हमेशा रहेगी। तो द्व्यनुकादि का उत्पाद ही होता रहेगा, तो प्रलय के अभाव का प्रसंग, ये प्रथम विकल्प में दोष है। प्रलयाभाव को इष्टापत्ति नहीं माना जा सकता, वैशेषिकों के लिए अनिष्टापत्ति है। इस अनिष्टापत्ति से बचने के लिए प्रथम विकल्प को छोड़ करके प्रलय की सिद्धि के लिए वैशेषिक निवृत्ति स्वभाव वाले परमाणुओं को यदि स्वीकार करेंगे तो इस पक्ष में दोष बताया जा रहा है कि निवृत्ति स्वभावत्वेपि नित्यम एव वृत्तेर भावात् सर्गाभाव प्रसंग। वृत्ते के पास में नी छूट गया है, नित्यम एव निवृत्तेर भावात्, ये होना चाहिए। नी छूट गया है, छपा नहीं है, दूसरे पुस्तक में होगा, है होना चाहिए। तो निवृत्ति स्वभावत्वेपि नित्यम एव निवृत्तेर भावात्, ये नी छूट गया है। तो यदि निवृत्ति स्वभाव वाले ही परमाणुओं को मानोगे तब तो नित्यम एव निवृत्तेर भावात्, तो हमेशा परमाणुओं का निवृत्ति रूप स्वभाव बना रहेगा। तो सर्ग यानी सृष्टि नहीं हो पाएगी, प्रलय ही बना रहेगा। सर्ग ये भी अनिष्टापत्ति है। प्रथम पक्ष में जो अनिष्टापत्ति थी उसको निवृत्त करने के लिए द्वितीय पक्ष को स्वीकार कर लिया, तो द्वितीय पक्ष में भी एक अनिष्टापत्ति आई, सृष्टियाभाव, और सृष्टि का अभाव स्वीकार करना भी उचित नहीं है, सृष्टि सिद्ध करना जरूरी है। इसलिए द्वितीय पक्ष भी स्वीकार नहीं कर सकते, प्रथम पक्ष भी स्वीकार नहीं कर सकते, तो माना जाए अनुभय स्वभाव, तो ये उभय स्वभाव। उभय स्वभाव मानेंगे यदि, तो कहते हैं उभय स्वभावत्वंच विरोधात असमंजसम। एक व्यक्ति का परस्पर विरोधी प्रवृत्ति निवृत्ति उभय स्वभाव नहीं हो पाएगा, या तो प्रवृत्ति स्वभाव होगा या तो निवृत्ति स्वभाव होगा। तो इसलिए तृतीय जो विकल्प है ये परस्पर विरोधी प्रवृत्ति निवृत्ति को एकाश्रय सिद्ध नहीं कर सकता, प्रवृत्ति निवृत्ति का समानाधिकरण नहीं हो सकता युगपत, इसलिए असमंजस है उभय स्वभावत्व। और चौथा विकल्प है अनुभय स्वभावत्व, उसके विषय में कहते हैं कि अनुभय स्वभावत्वेतु निमित्तवशात् प्रवृत्ति निवृत्त्योः अभ्युपगम्य मानयोः अदृष्टादेर निमित्तस्य नित्य सन्निधानात् नित्य प्रवृत्ति प्रसंगात्।
तो ये कह रहे हैं कि अनुभय स्वभाव है, का मतलब प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों भी परमाणु के स्वभाव नहीं है। यानी स्वाभाविक न प्रवृत्ति है न स्वाभाविक निवृत्ति है, नैमित्तिक है परमाणुओं में प्रवृत्ति निवृत्ति। प्रवृत्ति का निमित्त रहेगा तो सृष्टि होगी, और प्रवृत्ति का निमित्त नहीं रहेगा, निवृत्ति का निमित्त आएगा तो प्रलय होगा। इसलिए नैमित परमाणुओं का स्वतः प्रवृत्ति निवृत्ति स्वभाव नहीं, परमाणुओं की प्रवृत्ति निवृत्ति नैमित्तिक है। तो सृष्टि तथा प्रलय दोनों सिद्ध होंगे प्रवृत्ति निवृत्ति को नैमित्तिक मानने पर। ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो इसके विषय में कह रहे हैं कि अनुभय स्वभावत्वे तो निमित्त वशात प्रवृत्ति निवृत्तियो हो अभ्युपगम्य मानयो अदृष्टादेर निमित्तस्य नित्य सन्निधानात् नित्य प्रवृत्ति प्रसंगात। तो निमित्तवशात प्रवृत्ति निवृत्तियों हो अभ्युपगम्य मानयो, परमाणुओं की प्रवृत्ति या निवृत्ति स्वाभाविक नहीं नैमित्तिक है, किसी निमित्त से है, ऐसे स्वीकार करेंगे तो फिर वो प्रवृत्ति निवृत्ति का निमित्त क्या है, अदृष्टादि मानेंगे यदि। तो कहते अदृष्टादेर निमित्तस्य नित्य सन्निधानात् नित्य प्रवृत्ति प्रसंगात्। तो नित्य प्रवृत्ति होने का प्रसंग आएगा अदृष्ट को यदि निमित्त मानते हैं तो। निमित्त का सन्निधान हो तो प्रवृत्ति होगी ही, अदृष्टादि का प्रलय काल में भी ये अस्तित्व मानते हैं। और अतंत्रत्वे अपि अदृष्टादेर नित्या प्रवृत्ति प्रसंग नित्य अप्रवृत्ति प्रसंगात, ऐसा लगाना। अतंत्रत्वेपि अदृष्टादेर नित्य अप्रवृत्ति प्रसंगात। तो अदृष्टादेर अतंत्रत्वेपि का मतलब अदृष्टादि को ये कहेंगे, हाँ? नहीं, तंत्र कहते प्रयोजक को अतंत्रत्वेपि अदृष्टादेर नित्य अप्रवृत्ति प्रसंगात, यानी अदृष्टादि के अधीन नहीं मानेंगे। अतंत्रत्व थोड़ी टीका देख लीजिए पहले कि अनुभव स्वभावत्वे, इसमें जो है वो, हाँ, तो वो जो वह है उसको ये होना चाहिए अनुभय स्वभावत्वे नैमित्तिकी प्रवृत्ति वाच्या निमित्तंच काल अदृष्टादिकम नित्य सन्निहितम इति नित्यम एव प्रवृत्ति प्रसंग तस्य अनिमित्तत्वे प्रवृत्ति अभाव इत्यर्थ। तो अनुभय स्वभाव के विषय में ये दो विकल्प हैं कि अनुभय स्वभाव यदि मानते हैं, यानी प्रवृत्ति निवृत्ति स्वभाव वाला परमाणु नहीं है, परमाणु का प्रवृत्ति भी स्वभाव नहीं निवृत्ति भी स्वभाव नहीं, अनुभव स्वभावत्व का अर्थ है ना। तो फिर परमाणु में प्रवृत्ति या निवृत्ति होगी, उसे नैमित्तिक मानना पड़ेगा।
किसी न किसी निमित्त से मानना पड़ेगा। तो निमित्त कौन सा है? अनुभव स्वभाव परमाणुओं में अनुभूयमान प्रवृत्ति निवृत्ति का कोई न कोई निमित्त बताना पड़ेगा। और वो निमित्त जो है काल अदृष्टादि को मानते हैं यदि, तो ये जो है काल अदृष्ट आदि ये तो हमेशा ही परमाणुओं के पास विद्यमान है। तो नित्य सन्निधि होने के कारण क्या हो जाएगा कि नित्यम एव प्रवृत्ति प्रसंग, ये काल अदृष्टादि को निमित्त मानेंगे। नित्य सन्निहित काल अदृष्टादि को ही यदि परमाणु के प्रवृत्ति का निमित्त स्वीकार करेंगे तो इस निमित्त का परमाणु के साथ नित्य संबंध होने से परमाणु की हमेशा ही प्रवृत्ति होती रहे। तो प्रलय अभाव प्रसंग, ये पहले विकल्प में जो दोष था वो रहेगा। और तस्य अनिमित्तत्वे प्रवृत्ति अभाव, तो तस्य और काल अदृष्टादि जो निमित्त बताया है उसे निमित्त नहीं मानेंगे। तस्य अनिमित्तत्व, काल अदृष्टादि को प्रवृत्ति का निमित्त नहीं मानेंगे। तो फिर दूसरा कोई दृष्ट निमित्त तो है नहीं प्रयत्नादि। प्रयत्नादि का तो पहले इसमें खंडन हुआ ना। तो यहां पर जो अतंत्रत्वेपि अदृष्टादेर का अर्थ हुआ अदृष्टादि को प्रयोजक नहीं मानेंगे, यानी निमित्त नहीं मानेंगे। किसका? प्रवृत्ति का। परमाणु में प्रवृत्ति का निमित्त अदृष्टादि नहीं है, ऐसा मानेंगे यदि, तो फिर नित्य अप्रवृत्ति, उसी का यहां पर टीका में अंतिम वाक्य में अर्थ कर रहा है। अतंत्रत्व का ही अनिमित्तत्व अर्थ किया। तस्य का तो अदृष्टादे, तस्य अदृष्टादे निमित्तस्य, जिन्हें निमित्त के रूप से स्वीकार कर रहे हैं उन्हें यदि निमित्त नहीं मानेंगे अदृष्टादि को, तो फिर निमित्त कौन होगा दूसरा? तो दूसरा कोई दृष्ट निमित्त है नहीं। तो नित्य अप्रवृत्ति का मतलब प्रलय ही बना रहेगा, सृष्टि का अभाव। द्वितीय विकल्प में जो दोष आ रहा था वो दोष आएगा। अतंत्रत्व का अर्थ है अनिमित्तत्व। अदृष्टादेर अनिमित्तत्वे, अदृष्टादि को यदि निमित्तंत्र यानी निमित्त नहीं मानेंगे, अतंत्रत्व का अर्थ है अनिमित्तत्व। हाँ, यानी अनुभव स्वभाव है तो मानना पड़ेगा कि प्रवृत्ति आदि का कोई न कोई प्रयोजक है। हाँ, तो प्रयोजक कौन है? अदृष्टादि यदि है तो उनकी नित्य सन्निधि होने से हमेशा ही प्रवृत्ति होगी। उनको निमित्त नहीं मानेंगे नित्य सन्निहित अदृष्टादि को, तो फिर दूसरा कोई निमित्त है नहीं, तो हमेशा ही प्रलय बना रहेगा, ये दोष आएगा। इस प्रकार ये तृतीय सूत्र का अर्थ संपन्न होता है। इस अधिकरण के अच्छा हाँ, तस्मादपि अनुपपन्न परमाणु कारणवाद। तस्मात् यानी ये परमाणु के स्वभाव का निरूपण न होने से भी, अपि शब्द पहले जो असामंजस्य बताया है, अनुपपत्तियां बताया है, उन अनुपपत्तियों का संग्राहक है, समुच्चायक है। कि जैसे पहले अनुपपत्तियां बताई ऐसे ये भी एक अनुपपत्ति है। अनवस्था दोष के कारण अनुपपत्ति, आदि कर्म की सिद्धि न होने से एक अनुपपत्ति, ऐसे तीसरी अनुपपत्ति है परमाणु के स्वभाव का अनिरूपण होने से भी परमाणु कारणवाद अनुत्पन्न है।
चौथे सूत्र का विचार हम लोग कल करते हैं।